नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनी ज्ञान में, जहां मैं आपके पसंदीदा एनिमे को आसान और दिलचस्प तरीके से एक्सप्लेन करती हूं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं एपिसोड 1 उस एनिमे का जिसकी कहानी है एक अदृश्य आदमी और एक अंधी लड़की के इर्द गिर्द और उनके बीच पनपते हुए खूबसूरत और प्यारे रोमांस की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही अलग अलग और यूनिक एनिमे एक्सप्लेनेशंस रेगुलरली लेकर आती हूँ। याको और टोनोमे डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं। टोनोमे इस डिटेक्टिव एजेंसी की मालकिन है और याको वहाँ कर्मचारी है। टोनोमे एक अदृश्य व्यक्ति है। वो आकर याको के पास बैठता है और याको तुरंत समझ जाती है। टोनोमे हैरान होकर पूछता है, तुम तो अंधी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? याको सादगी से जवाब देती है, मैं आपको सूंघ सकती हूँ टोनोमे-सान। ये कहते ही वो घबरा जाती है और जल्दी से जोड़ती है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बदबूदार हैं, मेरी दृष्टि नहीं है, इसलिए मेरी बाकी इंद्रियां ज़्यादा तेज़ हैं। टोनोमे खुद को सूंघने लगता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी सूंघने की क्षमता वाकई बहुत तेज़ है याको-सान, मुझे तो अपनी कोई गंध बिल्कुल महसूस नहीं होती। याको अब भी शर्मिंदा सी सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था कि गंध खराब है। टोनोमे हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ये जानकर अच्छा लगा कि मेरी अपनी कोई खुशबू भी है। फिर टोनोमे शरारत से खेल खेलने का फैसला करता है। वो गायब हो जाता है और कहता है, याको-सान, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। याको ध्यान लगाकर अपनी सुनने की क्षमता पर केंद्रित होती है और तुरंत उसकी जगह का अंदाज़ा लगा लेती है। आप यहीं खड़े हैं, है ना? वो कहते हुए उसके वेस्ट कोट के किनारे को पकड़ लेती है। टोनोमे संतुष्ट सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ढूंढ पाने वाली तुम शायद इकलौती इंसान हो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा है। याको साफ तौर पर चौंक जाती है। दिल? एक अदृश्य आदमी का दिल? उसे तो पता नहीं, धूल के कण वगैरह होने चाहिए थे। खैर, दूसरी ओर टोनोमे झुककर विनम्रता से पूछता है, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना चाहेंगी? याको सहमत हो जाती है और दोनों निकलने की तैयारी करते हैं। वो उससे अपनी पसंद पूछता है तो वो हड़बड़ाकर कहती है, नहीं, कुछ भी चलेगा, आप जहाँ सुझाएंगे मुझे खुशी होगी। टोनोमे सोच में पड़ जाता है और याको घबराहट में पसीना बहाने लगती है। उसकी नसें तन जाती हैं। फिर टोनोमे कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, दरअसल एक जगह है जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता था। याको को राहत मिलती है और वो हकलाकर कहती है, ओह, ये तो बहुत अच्छा है, चलिए वहीं चलते हैं, चलिए। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों चलने लगते हैं। तभी याको को एहसास होता है कि उसके चलने की लय में कुछ कमी सी है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी बात की चिंता है। अचानक उसके मन में घबराहट भरा विचार आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में सच में कोई जगह थी ही नहीं? टोनोमे-सान, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अपनी कोई पसंद नहीं बताई और सब कुछ आप पर छोड़ दिया। लेकिन तभी उसकी आत्मग्लानि को टोनोमे की आवाज़ तोड़ देती है। याको-सान, क्या किसी दिशा से कोई खास स्वादिष्ट खुशबू आ रही है? याको सूंघती है और एक रेस्टोरेंट की ओर इशारा कर देती है। टोनोमे राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे डर था कि शायद ये तुम्हें पसंद ना आए, फैसला लेने देने के लिए धन्यवाद। असल में टोनोमे ने रेस्टोरेंट पहले ही तय कर लिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि याको को वो जगह पसंद आएगी या नहीं। लेकिन याको ने खुद उसी जगह को चुन लिया जो उसने पहले से सोची थी, और यही बात उसे भीतर से खुश कर देती है। दोनों खाना शुरू करते हैं। खैर, याको तकनीकी तौर पर सूंघते हुए और खाते हुए खाना खा रही है, लेकिन शब्दों के फेर में मत पड़िए। वैसे भी ये उसका पहली बार है कि वो ऑफिस के किसी इंसान के साथ बाहर खाना खा रही है। अचानक याको एक कौर लेते लेते रुक जाती है। उसे टोनोमे के पहले के शब्द और हरकतें याद आ जाती हैं, जिस तरह वो झुका था और उसने उसे डिनर पर चलने को कहा था। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचती है, मुझे तब एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन क्या ये डेट मानी जाएगी? वो नज़रें फेर लेती है और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगती है। लेकिन उसने इसे डेट नहीं कहा था, तो शायद ये डेट नहीं है। दोनों कुछ पल चुपचाप खाना खाते रहते हैं। जब टोनोमे देखता है कि याको खोई खोई सी है, तो वो पूछता है, क्या कोई बात है? याको हकलाते हुए जवाब देती है, ओह नहीं, बस ये पहली बार है कि मैं किसी आदमी के साथ अकेले खाना खा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अरे, ये तो बिल्कुल डेट जैसा लग रहा है। लेकिन टोनोमे तुरंत जवाब देता है, मेरा इरादा यही था। याको हैरानी से चिल्ला उठती है। टोनोमे हल्के से हंसता है और कहता है,
क्या इससे तुम घबरा रही हो? याको शर्माते हुए सिर हिला देती है। तभी टोनोमे अचानक खड़ा हो जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। मैं अदृश्य हूँ, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखता है, ठीक वहीं जहाँ इंसान का दिल होता है, और स्नेह से आगे कहता है, लेकिन मुझे लगा कि तुम शायद इसे महसूस कर सकोगी, कपड़ों के आर पार भी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि सिर्फ तुम ही घबराई हुई हो। और सचमुच याको महसूस करती है, वो गर्म है और उसकी हथेली के नीचे उसकी धड़कन स्थिर लेकिन तेज है। वो घबराकर बोल उठती है, टोनोमे-सान, आपका दिल तो बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। आसपास के लोगों का ध्यान इस ओर चला जाता है। टोनोमे हंसते हुए कहता है, उम्मीद है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। आखिरकार इसे सिर्फ उसी को सुनना चाहिए जिसका ये दिल है। डिनर के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। टोनोमे आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है, आओ मेरी बाह पकड़ लो, मुझे मजबूर मत करना। याको शर्मा जाती है। उसका दिल अभी भी पहले की वजह से तेज धड़क रहा है। फिर भी वो सावधानी से उसके कोट के किनारे को पकड़ लेती है, अपने दिल से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। टोनोमे उसकी ओर मुड़कर पूछता है, अगर तुम थोड़ा और कसकर पकड़ोगी तो ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? याको पूरी तरह घबराई हुई है। वो लगभग तुरंत जवाब देती है, नहीं, मेरे पास मेरी छड़ी भी है, तो मैं संभाल सकती हूँ। माफ़ कीजिए, पहले बताना भूल गई थी कि वो छड़ी का इस्तेमाल करती है। वो जल्दी से उसका कोट छोड़ देती है, इस डर से कि कहीं वो उसके शब्दों और इरादों को गलत ना समझ ले, और हकलाते हुए कहती है, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई परेशानी है, बस आप समझ रहे हैं ना। टोनोमे उसकी ओर देखता है। वो अपना हाथ अपने अदृश्य मुंह पर रखता है। मैं पूरी तरह यकीनन कह सकती हूँ कि वो अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बुरी तरह असफल हो जाता है और कहता है, तो फिर इसका उल्टा है ना? क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा लग रहा है? एक बार फिर टोनोमे के पास कोई जवाब नहीं होता। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो हकलाने लगती है, पूरी तरह शर्म से भरकर। तभी टोनोमे उसके सामने आकर नर्म आवाज में कहता है, मैं तुमसे कभी अपनी भावनाएं नहीं छिपाऊंगा। और उसकी आंखों की स्तर तक झुककर जोड़ता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो। फिर टोनोमे अचानक सुझाव देता है कि वो उसके साथ काम छोड़ दे, लेकिन याको जोरदार तरीके से मना कर देती है। टोनोमे निराश होकर आह भरता है। जो आदमी थोड़ी देर पहले तक इतना शालीन लग रहा था, वही अब अपनी शरारत ना चल पाने पर किसी बच्चे की तरह मुंह फुला लेता है। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी बाह से जोड़ता है और धीमे से कहता है, कितना अफसोस है, ऐसे में मैं खुद को रोकूंगा और तुम्हें ठीक से एस्कॉर्ट करूंगा। जब याको अपने अपार्टमेंट लौटती है तो वो तुरंत अपने बिस्तर पर ढेर हो जाती है। शर्म से अपना चेहरा छिपा लेती है। वो बिस्तर पर लुढ़कते हुए चिल्लाती है, क्या आज सच में टोनोमे-सान के साथ सब कुछ इतना अच्छा चला गया? वो खुशी और शर्म से अपने पैर बिस्तर पर पटकती है। अगले दिन वो हमेशा की तरह काम पर लौटती है। वो अपने ख्यालों में खोई रहती है। टोनोमे-सान कितने सलीकेदार हैं, मैं उनकी चाल सुन सकती हूँ, धीमी और संतुलित, और उनकी आवाज़ कितनी मोहक है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो खुद को डांटते हुए अपना चेहरा पकड़ लेती है। बस करो याको, तुम लोग सिर्फ एक बार साथ में खाना खाने गए हो, ज्यादा आगे मत सोचो। टोनोमे एक अदृश्य आदमी है, इसलिए यहाँ तक कि देखने वाले लोग भी उसे देख नहीं सकते। इसलिए याको पूछती है, टोनोमे-सान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको देख पाऊं? टोनोमे अपने कागजों से नज़र उठाकर जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे देख पाओगी, मैं आखिर अदृश्य हूँ। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम मुझे देख सको याको-सान? याको जवाब देती है कि वो जानती है कि वो किस तरह के इंसान हैं और उसी के साथ वो संतुष्ट है। टोनोमे मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ता है और जवाब देता है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। उसके इस जवाब से याको के मन में उठे सारे संदेह दूर हो जाते हैं। वो मुस्कुरा देती है, ये समझते हुए कि टोनोमे को उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन याको साइकिल से ठोकर खा जाती है और एक रोएंदार सी दिखने वाली महिला, जिसका नाम जराशी है, उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन इसके अलावा उनके रिश्ते के बारे में कोई खास संकेत नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद याको को काम से जुड़ा एक फ़ोन आता है। आखिरकार वो एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती है। फिर उसकी टक्कर एक लंबे चौड़े आदमी से होती है जिसका नाम किकिरा है। वो देखने में काफ़ी सख्त लगता है, लेकिन जिस तरह से वो उसे रास्ता दिखाता है और उसके लिए कॉफ़ी तैयार करता है, उससे लगता है कि वो असल में काफ़ी दयालु है, या शायद एक सुंदरे। बाद में जराशी और किकिरा साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं, जबकि याको सामने सोफे पर बैठी होती है। याको जराशी से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ?
जराशी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अरे वाह, क्या तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? याको हकलाने लगती है और शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन जराशी पास आकर फिर चिढ़ाती है। देखो जरा कितनी लाल हो गई हो, तुम कितनी प्यारी हो याको-सान। किकिरा उसे डांटने की कोशिश करता है, लेकिन जराशी की तीखी नज़र उसे चुप करा देती है। तभी टोनोमे अंदर आता है और अचानक पूछता है, क्या मैं तुम्हारे बाल छू सकता हूँ याको-सान? याको उलझन में पड़ जाती है। क्या वो उसे सहलाना चाहता है? उसकी हिचकिचाहट देखकर टोनोमे भी झिझकता है। या फिर तुम नहीं चाहती? याको एक हल्की चीख के साथ अपने ख्यालों से बाहर आती है और घबराकर बुदबुदाती है, कर लीजिए, लेकिन टोनोमे धीरे धीरे अपना हाथ उसके सिर की ओर बढ़ाता है। याको का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उसके छूने का इंतजार करती है, लेकिन वो बस उसके बालों में फंसी एक चेरी की पंखड़ी निकाल लेता है। वो उसे धन्यवाद देती है और खुद को कोसते हुए मन ही मन कहती है, मैं कितनी बेवजह घबरा गई थी, ये सोचकर ही शर्म आ रही है। जराशी ये सब देख लेती है और सीधे पूछ बैठती है, रुको, कहीं तुम्हें जिस इंसान में दिलचस्पी है वो। लेकिन इससे पहले ही घबराई हुई याको बीच में बोल पड़ती है, टोनोमे-सान, मुझे लगता है अब परामर्श का समय हो गया है। इससे माहौल तो संभल जाता है, लेकिन जराशी को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। टोनोमे और याको दोनों क्लाइंट्स के सामने बैठते हैं, जो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। जांच की मांगें कभी हल्की फुल्की होती हैं तो कभी पूरी तरह अजीब। एक गृहिणी जो जानना चाहती है कि उसका पति धोखा दे रहा है या नहीं, और कुछ एलियन से दिखने वाले जीव जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं। बाद में टोनोमे उस पति का पीछा करता है जो जांच के लिए आया था। आखिर एक अदृश्य आदमी के लिए लोगों का पीछा करना आसान ही होता है। ऑफिस में याको कानों में ईयरपॉड्स लगाए कुछ सुन रही होती है। जराशी उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो फिर से टोनोमे के बारे में मुस्कुरा रही है। याको हंसते हुए जवाब देती है कि वो एक रोमांस कहानी सुन रही है। जब जराशी उसे सुनने की कोशिश करती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है कि याको इसे कैसे समझ पा रही है। याको बस इतना कहती है कि बचपन से ही मेरी सुनने की क्षमता बहुत तेज है। फिर वो जोड़ती है, लेकिन जराशी-सान, आप भी तो जानवरों जैसी विशेषताओं वाली है ना, आपकी सूंघने और सुनने की शक्ति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पर जराशी बस इतना कहती है कि वो उस मामले में ज्यादा तेज नहीं है। बाद में याको शिराशी से उपकरण की कीमत पढ़ने के लिए कहती है। शिराशी बताती है 1600 येन है। समय बीतता है, लेकिन टोनो में अब तक वापस नहीं आता। याको और बाकी लोग उसका इंतजार करते रहते हैं। अचानक याको कहती है, आप वापस आ गए टोनोमे-सान। लेकिन शिराशी और किकिरा दोनों कहते हैं कि वो अभी तक लौटा ही नहीं है। तभी उन्हें फर्श पर खून के धब्बे दिखते हैं और शिराशी घबरा जाती है कि कहीं ये याको का तो नहीं। जब याको अकेली होती है तो वो फर्स्ट एड किट हाथ में लेकर पुकारती है, जिसे मदद की ज़रूरत है वो आप ही है ना? टोनोमे अपनी मौजूदगी जाहिर करता है, घायल हालत में। लगता है मैं तुमसे खुद को छुपा नहीं सकता। अब वो बताता है कि हुआ क्या था। वो बेवफाई वाले केस की जांच कर रहा था और उसने सबूत जुटा लिए थे कि पति सच में धोखा दे रहा था। मामला बिगड़ गया और झगड़ा रोकते समय टोनोमे को चोट लग गई। याको घबराकर पूछती है, पर चोट कितनी गंभीर है? टोनोमे उसे देखते हुए सामान्य अंदाज में जवाब देता है, ज्यादा नहीं, सब ठीक रहा। सब लोग हैरान थे क्योंकि मेरे शरीर से बाहर निकलते ही तरल चीजें अदृश्य नहीं रहती। याको गुस्से और चिंता में चिल्ला उठती है, मैं ये पूछ रही थी कि आपको कितनी चोट लगी है? टोनोमे हैरान होकर अपना इलाज रोक देता है। तुम मेरे लिए परेशान हो? याको सिर हिलाती है, बिल्कुल हूँ। टोनोमे अपने जख्म साफ करते हुए कहता है, क्योंकि चोट अदृश्य है, मुझे भी उसकी हालत ठीक से नहीं दिखती, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा गंभीर नहीं है, बस उम्मीद से ज्यादा खून बह गया। याको और ज्यादा घबरा जाती है, सच में? अगर बहुत खून बहा तो परेशानी हो सकती है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? टोनोमे थोड़ी देर सोचता है और कहता है, अगर तुम इतना जोर दे रही हो तो क्या तुम पट्टी पकड़ सकती हो जब तक मैं इसे टेप करूं? याको तुरंत उसके पास बैठ जाती है और हिचकिचाते हुए उसके हाथ पर गॉज पकड़ लेती है। टोनोमे पट्टी बांधते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम मेरी देखभाल कर रही हो तो मुझे अजीब सा, अच्छा और गुदगुदी सा लग रहा है। याको जम जाती है और तुरंत हाथ हटा लेती है। माफ कीजिए, क्या गुदगुदी हुई? क्या मैंने पट्टी सही से नहीं पकड़ी थी? टोनोमे जवाब देता है, असल में मैं वैसे ही गुदगुदी वाला हूँ। याको अचानक पूछ बैठती है, क्या मैं आपको गुदगुदी करूं? टोनोमे बिल्कुल सपाट आवाज में कहता है, नहीं धन्यवाद।
काफ़ी देर हो चुकी होती है और याको जाने लगती है। वो टोनोमे से पूछती है कि वो कब जाएगा, तो वो जवाब देता है, मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, मेरी चोट अब ठीक है। लेकिन याको की चिंता कम नहीं होती। वो झिझकते हुए कहती है, तब मैं भी कुछ सामान मंगवा लूँ और हम साथ में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। वो शर्मा जाती है। टोनोमे तुरंत उत्साहित हो जाता है और अपना काम छोड़ देता है। तो फिर हम अभी ब्रेक ले लेते हैं? याको हैरान होकर पूछती है, लेकिन आप अभी व्यस्त हैं ना? थोड़ी देर बाद टोनोमे उसके लिए चाय बनाता है। याको चाय पीती है और उसके सुकून भरे स्वाद से आराम महसूस करती है। फिर उसके ख्याल फिर से दौड़ने लगते हैं। क्या वो डेट बस एक बार की थी? मैं उसके साथ फिर से डेट पर जाना चाहूँगी। क्या मुझे खुद ही पूछ लेना चाहिए? वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है। नहीं नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? वो सिर हिलाकर खुद को संभालती है। नहीं, हिम्मत करना ज़रूरी है। तभी टोनोमे उसके विचारों को तोड़ते हुए कहता है, याको-सान, वैसे... और वो उसकी बात के बीच में ही बोल पड़ती है, क्या आप आज डिनर पर मेरे साथ चलेंगे? टोनोमे एक पल के लिए चौंकता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। याको पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है। टोनोमे मुस्कुराकर जवाब देता है, तो क्या हम डिनर के बाद एक और रिजर्वेशन भी कर लें? मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहां आप खुद की चाय की ब्लेंड बना सकते हैं और मैं आपको वहां ले जाना चाहता था। याको पूरी तरह शर्मा जाती है, सिर हिलाती है और कहती है, रिजर्वेशन पक्का समझिए। टोनोमे हल्के से हंसता